हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक और आई एम सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 से जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 से 1200, इसकी जो यूनिट 5 है उत्तरी भारत में राजपूत राज्यों का उद्भव, सामाजिक आर्थिक आधार, ये करवाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एकलव्य स्नातक 1 को सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो सिलेबस की बात करें तो यूनिट 1, 2, 3, 4 हम कर चुके हैं। आज हम यूनिट 5 करेंगे। तो देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, परिचय की तरफ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताऊं, राजपूत जो कि एक क्षत्रिय के अंदर आते हैं और हमेशा से ही एक योद्धा जाति के रूप में देखा गया है इन्हें, हमेशा रक्षा करने वाले। तो इनका उद्भव कैसे हुआ ये हम पढ़ेंगे। तो भाई भारतीय इतिहास में आप अगर देखोगे कि प्रारंभिक मध्ययुगीन काल जब आप पढ़ते हो तो बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, और इसी में से एक सबसे बड़ा चेंज ये था कि एक क्षत्रिय कबीले के रूप में राजपूतों का उदय होना, यानी कि राजपूत लोगों का उदय हो रहा था। तो प्रारंभिक विद्वानों ने इस अवधि को मध्यकालीन हिंदू भारत या राजपूत काल के रूप में भी बताया है। मींस जो प्रारंभिक मध्यकाल था, अर्ली मिडेवल पीरियड, उसको राजपूत काल भी कहा गया है, क्योंकि राजपूतों ने भारतीय इतिहास में पश्चिमी और मध्य भारत में बहुत ज्यादा मतलब जो है शासन किया था। और आप अगर देखोगे, राजपूत शब्द का अर्थ किसी एक परिवार या कबीले से नहीं बल्कि एक नए योद्धा वर्ग के समूह से था। मींस राजपूत कोई छोटा परिवार नहीं, पूरा का पूरा एक वर्ग था, ठीक है, योद्धाओं का। साक्ष्यों की बात करें तो राजपूतों की वंशावली और जो भी हमें क्रोनोलॉजिकल विवरण मिलता है वो हमें अभिलेखों से मिलता है। राजा भोज के ग्वालियर शिलालेख में कन्नौज के प्रतिहारों का उल्लेख रामायण के लक्ष्मण के वंशज के रूप में है। मींस कहीं कहीं पर जो ये प्रतिहार थे, जो गुर्जर प्रतिहार हमने पढ़ा, ठीक है, तो वो बताया जाता है कि वो रामायण के जो लक्ष्मण जी हैं उनके वंशज हैं। तो वहीं हर्षवर्धन के शिलालेखों में जो चाहमान है, चाहमान मींस चौहान, ठीक है, जो चौहान राजपूत हैं उनको गोवाक के साथ जोड़ा जाता है और ये दर्शाता है कि यह सूर्यवंशी थे। और वहीं बिजोलिया शिलालेख चाहमान की वंशावली का पता देता है कि वह सामंत थे जो बाद में राजा बन गए। मींस वो एक मतलब अभिजात वर्ग के लोग थे जो पैसे वाले थे, बाद में धीरे धीरे वो राजा बनने लगे। सो बहुत सारे हमें साहित्यिक साक्ष्य भी मिलते हैं लिखित में। और अगर आप देखोगे कि जैसे कि हमें एक शब्द मिलता है ख्यात। ख्यात का मतलब होता है अतीत का लेखन। जो भी आप हिस्ट्री लिख रहे हो उसको ख्यात कहा जाता है। तो ऐसे हमें बहुत सारे ख्यात मिले हैं राजपूतों के इतिहास के, जैसे नैनसीरी ख्यात, बांकी दासरी ख्यात, श्यामल दासरी ख्यात। तो ये इनके अंदर भी राजपूतों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले एक परंपरा है चारण परंपरा। इसमें क्या होता है, चारण साहित्य होता है। मींस जो राजा होगा उसकी प्रशंसा करने के लिए कोई चारण कवि होगा जो उसके बारे में बहुत बड़ा चढ़ाकर बताएगा। तो चारण साहित्य का विश्लेषण करते समय हमें यह पता चलता है कि राजा के बारे में बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया जाता था। और इसी टाइम पे बहुत बड़े, आप अगर कह सकते हो कि जो भाट थे, ठीक है, वो थे चंद्रबरदाई, वो चारण कवि थे और उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी। मीन्स एक ऐसा ग्रंथ जो हमें पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में बताता है। और इसी ग्रंथ में राजपूतों के 4 वंशों की उत्पत्ति अग्नि से हुई है ऐसा बताया गया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर पृथ्वीराज रासो 36 राजपूत वंशों का उल्लेख करता है, ठीक है, 36 बिरादरी, 36 राजपूत वंश बताए गए हैं इसमें। और एक कश्मीरी कवि जगनीक ने पृथ्वीराज विजय महाकाव्य लिखा जो हमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में जानकारी देता है, जो कि राजपूत ही थे। सो राजपूत शब्द की परिभाषा अब हम आगे यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो राजपूत शब्द एक शासक और सैन्य वर्ग को मतलब दर्शाता है। मींस राजपूत का मतलब है सीधा सीधा एक राजा या जो लड़ाई में जा रहे हैं, और ये क्षत्रिय होते थे। तो इस शब्द का उपयोग एक विशेष योद्धा वर्ग के लिए किया गया है, ठीक है, जो योद्धा लोग होते थे उनके लिए उत्तर पश्चिम में जो खासकर रहते थे। फिर क्या है, राजपूतों ने अगली कुछ शताब्दियों में धीरे धीरे अपने आप को और मजबूत किया। राजपूत शब्द जो है वो राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र एक वर्ड से आता है। सो राजपूत या राजपुत्र या राजा का पुत्र, अर्थात आक्रमणकारियों से अपनी राज्य या मातृभूमि की रक्षा की जिसने लड़ाई लड़ी हो, ठीक है। राजपूत शब्द का एक अर्थ यह भी होता है उच्चतर क्षत्रिय। मींस क्षत्रिय वर्ग में सबसे ऊपर जो होते हैं वो राजपूत होते हैं। वहीं एक इतिहासकार है तेवर्नियर, वो कहते हैं कि राजपूत एकमात्र मूर्ति पूजक हैं जो बहादुर हैं और हथियार प्रयोग करने में पेशे से जुड़े हैं। मींस तेवर्नियर भी ये मानते हैं कि वो हथियार वगैरह यूज करने में बहुत अच्छे हैं राजपूत। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में 2 सिद्धांत बताए गए हैं, स्वदेशी मूल का सिद्धांत और विदेशी मूल का सिद्धांत। तो आइए देखते हैं। स्वदेशी मूल सिद्धांत हमें यह कहता है
जहां सबसे पहले हमें अग्निकुल का सिद्धांत पढ़ने को मिलता है। अग्निकुल सिद्धांत ये कहता है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्नि से हुई है। तो राजस्थानी चारण साहित्य मैंने आपको बता दिया है, अपने राजा के बारे में बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करना गाकर। सो राजस्थानी चारण साहित्य ने राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अग्निकुल के बारे में ही बताया, और पृथ्वीराज रासो में भी अग्नि के अंदर से ही राजपूतों का उदय बताया गया। और एक कहानी है, जब विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य और अन्य ऋषि लोग जो हैं वो आबू पर्वत पर बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, तो वह राक्षसों से परेशान थे। तो इन राक्षसों को बहुत ज्यादा दंडित करने के लिए ऋषि वशिष्ठ ने 3 योद्धाओं को यज्ञ अग्निकुंड से उत्पन्न करा। एक थे प्रतिहार, एक थे चालुक्य और एक थे परमार। तो यहां से आते हैं ये वाले राजपूत। और जब ये प्रयास व्यर्थ हो गया तो ऋषि वशिष्ठ ने फिर से एक यज्ञ करा और चौहान नाम से एक चौथा योद्धा वर्ग बना। तो ये चारों को राक्षसों को मारने के लिए बनाया गया। वहीं रामायण में एक और कहानी है जिसके अनुसार ऋषि वशिष्ठ ने अपनी इच्छा पूरी करने वाली कामधेनु गाय को वापस पाने के लिए विश्वामित्र के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ योद्धा बनाए, जैसे कि शक, पल्लव, कंबोज, ये सब लोग थे। परमारों को इसी तरीके के एक उद्देश्य के लिए बनाया गया। परमार भी राजपूत हैं, ठीक है, और यह मुख्य रूप से आक्रामक योद्धा थे जो युद्ध के खिलाफ लड़ने के लिए ही बनाए गए थे। तो चौहानों ने भाई खुद को भगवान कृष्ण के परिवार से भी संबंधित बताया, सोमवंशी बताया खुद को, लेकिन कुछ कुछ साक्ष्यों में वे भगवान राम से भी जुड़े हुए सूर्यवंशी माने जाते हैं। सो पृथ्वीराज विजय, हम्मीर महाकाव्य, सुरजन चरित्र, ये कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिसमें चौहानों को सूर्यवंशी ही बताया जाता है। और रतनपाल के सेवड़ी लेख से हमें यह पता चलता है कि चौहान जो है वो भगवान इंद्र से आए हैं। वहीं सौर मूल यानी कि सूर्य वंश के संदर्भ में यह माना जाता है कि पहले सौर राजा इक्ष्वाकु थे, इसलिए जिन चौहानों ने इक्ष्वाकु के समय से पहले जन्म का दावा किया उन्हें सूर्यवंशी नहीं माना जाता। मींस इक्ष्वाकु के बाद के जो राजा हैं उन्हें ही क्षत्रिय सूर्यवंशी माना गया है। अब विदेशी मूल का सिद्धांत क्या कहता है इसे भी समझते हैं। तो अलेक्जेंडर कनिंगम, बहुत बड़े इतिहासकार, वो ये कहते हैं कि राजपूत जो है वो कुषाणों के वंशज हैं जो बाहर से आए हैं, मध्य एशिया से। पहली बार कर्नल जेम्स टॉड ने कहा कि राजपूत सीथियन मूल के हैं जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में बाहर से आकर खुद को बसाया है और समाज का हिस्सा बने, और बाद में उन्होंने खुद को क्षत्रिय वर्ण में शामिल कर लिया। और इसके अलावा पौराणिक परंपराओं के सौर और चंद्र परिवारों के साथ अपने वंश को जोड़ा। ठीक है, इस तरीके से बाहर से राजपूत आए, कई जनजातियां आई, फिर वो यहाँ के आके क्षत्रिय बन गए। समय के साथ उन्होंने खुद को भारतीय बनाया और उनमें से श्रेष्ठ राजपूत शासक बने। ठीक है, जो कुछ अच्छे राजपूत थे वो राजा बन गए। और कुछ परंपराएं हैं जैसे कि अश्वमेघ यज्ञ करवाना, तोप खाने की पूजा करवाना, ये सारी चीजें राजपूतों ने करवाई। इसके अलावा गुर्जर प्रतिहार जैसे कुछ प्रारंभिक राजपूतों का संबंध गुर्जर से था जो हूणों के साथ आए थे। अब माना जाता है कि गुर्जर प्रतिहार भी जो है वो राजपूत थे जो बाहर से आए थे, ठीक है, और हूणों के साथ आए थे, हूण बाहर के थे। तो स्मिथ ने यह बताया कि राजपूत निचले दर्जे के क्षत्रिय थे और बाद में जब सत्ता मिली उनको तो राजपूतों ने क्या करा, अपने आप को ऊपर कर लिया। इसके अलावा डी.आर. भंडारकर ने कहा कि गुर्जर प्रतिहारों के गुर्जर प्रारंभिक राजपूत थे। ये सारी बहस की बातें, आप इसको सच मत मानना पूरी तरीके से, क्योंकि ये हर कोई इतिहासकार अपनी बात बताता है। यहाँ पे ये बताया जाता है कि गुर्जर जो है वो प्रारंभिक राजपूत थे और खजार जनजाति के थे जो शक और हूणों के साथ भारत में आए हैं। यानी कि राजपूत गुर्जर सब ये बाहर से ही आए हैं, ऐसा ये बता रहे हैं, जबकि ये डिबेट है। एक मैंने बताया भारतीय मूल का सिद्धांत है जो कहते हैं जाट, गुर्जर, जो भी राजपूत हैं वो सब यहीं के ही हैं, बाहर के नहीं है। जबकि कुछ अंग्रेजों ने बोला है कि ये बाहर से आए हैं। ठीक है, तो हाल ही के जो परिप्रेक्ष्य हैं वो ये कहते हैं कि अग्निकुल या चंद्रवंश की अवधारणा से थोड़ा हटकर, ऐसा नहीं है कि पिछली धारणाएं गलत हैं, लेकिन एक नया दृष्टिकोण ये है, ठीक है, कि इतिहासकारों ने एक योद्धा समूह को मिश्रित जाति का बताया है जो धीरे धीरे राजपूत बन गए। मींस राजपूतों के बारे में ये आज की डेट में अवधारणा है कि ये पहले एक योद्धा थे, योद्धाओं का समूह था, धीरे धीरे ये अलग अलग जाति के थे, बाद में इन्होंने खुद को संगठित करा और खुद को राजपूत बनाया। राजपूत जो लोग होते हैं वो सशस्त्र समूह वाले थे, हमेशा इनके पास हथियार रहते थे, युद्ध में लड़ने के लिए हमेशा ये आगे रहते थे, और ये पूरी प्रक्रिया को राजपूतीकरण कहा जा सकता है। तो राजस्थान में वर्तमान में जो सांबर क्षेत्र है वहां पे आप अगर देखोगे कि भाई चामानों का भी क्षेत्र है, चौहानों ने बहुत राज किया है इस क्षेत्र में। कृषि का विकास और राजपूतों की बस्तियों के बड़े समूह के नियंत्रक के रूप में उभरने की चर्चा है। मींस यहाँ पे कृषि का विकास बहुत ज्यादा हुआ और धीरे धीरे राजपूत लोगों की बहुत बड़ी बड़ी बस्तियां बनने लगी, जिसके कारण वो धीरे धीरे अभिजात वर्ग में आने लगे, अमीर हो गए थोड़े से,
और धीरे धीरे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में वो प्रगति करने लगे और धीरे धीरे इसी तरीके से उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाया। उत्तरी भारत में राजपूत राज्यों का उद्भव। अब देखो भाई, महमूद गजनी की मृत्यु से लेकर मोहम्मद गोरी का जो तराइन का युद्ध था, इसमें इस बीच में कोई बड़ा साम्राज्य नहीं था भारत में। छोटे छोटे राजपूत राजा थे, बहुत सारे छोटे छोटे राजपूत राज्य थे जो आपसी में लड़ते रहते थे, एक दूसरे से जलन करते थे। तो 11वीं और 12वीं शताब्दी में बहुत ज्यादा अराजकता थी और बहुत लड़ाइयां होती रहती थी। तो ऐसे में कन्नौज पर महमूद गजनी ने जब आक्रमण किया तो जो वहां के जो प्रतिहार थे वो बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गए, जिसके कारण कई छोटे राज्यों को यहाँ पे बनने का मौका मिला। एक जो प्रतिहार वंश था वो बहुत बड़ा वंश था, जब वो वहां से कमजोर पड़ा तो धीरे धीरे छोटे छोटे वंश बने और वो आपस में लड़ने लगे। इसके अलावा गढ़वाल का जो क्षेत्र था, ठीक है, वो गढ़वाल लोग जो है वो दोआब के क्षेत्र में शासन करते थे और उसकी राजधानी कन्नौज थी। लेकिन अब कन्नौज भी अपना जो एक इंपॉर्टेंस था वो खो चुका था, क्योंकि मैंने आपको वो जब त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ाया था तो वहां पर भी कन्नौज की बात आई थी। तो एक तो सबसे शक्तिशाली जगह कन्नौज है और दूसरी जगह थी वाराणसी। उसके अलावा उन्होंने बंगाल के पाल और दिल्ली के तोमरों के साथ भी लड़ाई लड़ी और चौहान राजस्थान में शक्तिशाली होते चले गए। राजस्थान में चौहानों का बहुत नाम था। चौहान लगातार गुजरात के सोलंकी, चालुक्य और मालवा के परमारों के साथ लड़ते रहते थे। भाई देखो, राजपूत ही आपस में लड़ रहे हैं, इसी की वजह से तो आप देखोगे कि बाहर के लोग आ रहे थे। तो चौहानों ने 1151 में दिल्ली को तोमर वंश जीत लिया, यानी कि चौहानों ने दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया। फिर है त्रिपक्षीय संघर्ष, जो कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच चलता था। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है। इन तीनों के बीच में कन्नौज को लेकर लड़ाई चलती थी, ये लगातार लड़ाई चलती रही। फिर मोहम्मद गोरी ने 1191 और 1192 में तराइन में जो युद्ध लड़ा पृथ्वीराज चौहान के साथ। फिर 1194 में चंदावर की लड़ाई लड़ी इन्होंने जयचंद्र के साथ। सो ये 3 बड़े युद्ध थे, जिसकी वजह से जो हमारा उत्तर भारत है उसकी राजनीति पूरी ही बदल गई। क्योंकि इसके बाद जब पृथ्वीराज चौहान हारे तो उसके बाद 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है, ठीक है। और आप समझ के चलो कि इस तरीके से ये पूरा इतिहास था जो हमने पढ़ा। तो अगर आपको वीडियो सही लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।